Hello everyone. Today we will discuss about the organisms and population. This is the chapter of 12th standard NEET segment. Okay. तो NEET के सिलेबस में भी ये चैप्टर है और 12th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. ओके. तो यहाँ पर हम बात करेंगे एट फर्स्ट इकोसिस्टम के बारे में. व्हाट इज द मीन ऑफ इकोसिस्टम? नेचर के अंदर कई सारे इकोसिस्टम्स देखे जाते हैं. इवन अर्थ अपने आप में एक इकोसिस्टम है. व्हाट इज द मीन ऑफ इकोसिस्टम? नेचर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं एंड दे इंटरेक्ट विद देयर एनवायरमेंट. तो इस इंटरेक्शन से जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम. मैं अगेन रिपीट करता हूं. नेचर के अंदर जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स भी इंटरेक्शन करते हैं एंड साथ ही साथ वो अपने एनवायरमेंट के साथ में भी इंटरेक्शन करते हैं. दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम. ओके. तो इस तरीके से इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम होता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, they traps the sunlight energy and converts them into the chemical energy. जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को न्यूट्रिशन देते हैं. जो एनिमल्स हैं प्लांट से फूड एंड न्यूट्रिशन गेन करते हैं, बदले में वो प्लांट्स में पॉलिनेशन करवाते हैं और ये दोनों ही अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं. चाहे टेरेस्ट्रियल कंडीशन हो, चाहे एक्वेटिक कंडीशंस हो, ये अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और इस तरीके से एक सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम नेचर के अंदर रन होता है. तो आगे हम बढ़ते हैं. इकोलॉजी. इकोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें इकोसिस्टम की स्टडी की जाती है. दिस इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम्स. ओके. नेक्स्ट लेते हैं. इकोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये पढ़ा है कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की. सेल्स, सिमिलर सेल्स के एग्रीगेशन से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के इंटरेक्शन से, एग्रीगेशन से ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी बनती है. तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो 4 लेवल्स में डिवाइड की गई है. एट फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म कोई भी एक इंडिविजुअल जो है और एंटिटी हो गई है. कई सारे ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स के मिलने से पॉपुलेशन. और एक पर्टिकुलर एरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं. इसके साथ ही साथ बायोम्स. किसी एरिया का जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उसे हम बायोम्स कहते हैं. कोई भी एरिया है और ज्योग्राफिकल एरिया, वहां पर जितने भी प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं तो उन्हें हम बायोम्स कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. In this chapter we will discuss about the organisms and populations. Okay. So now I am coming to the next topic, population attributes. What is the mean of population attributes? एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है या तो उसका बर्थ होता है या उसकी डेथ होती है. लेकिन अगर मैं बात करूं एक पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के लिए यहां पर हम बर्थ रेट या डेथ रेट यूज करेंगे. तो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो है बर्थ रेट. बर्थ रेट क्या है कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में पर इंडिविजुअल जितने भी नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बर्थ रेट कहते हैं. इसे हम पर कैपिटा बर्थ भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट हैं और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 8 न्यू प्लांट्स वहां पर ग्रो हो गए. तो अब टोटल 28 प्लांट्स लोटस के हो गए हैं. तो जो बर्थ रेट निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे? 8/20 इक्वल्स टू 0.4 ऑफस्प्रिंग, 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बर्थ रेट. नाउ द नेक्स्ट इज डेथ रेट. डेथ रेट क्या है? पर कैपिटा डेथ को डेथ रेट कहते हैं किसी पॉपुलेशन के अंदर. इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में पर इंडिविजुअल जितने भी ऑर्गेनिज्म डेथ हो रही है तो उसे हम डेथ रेट कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रूट फ्लाई के एग्जांपल को लें
तो 40 फ्रूट फ्लाई है, और अगर मान लो 1 वीक के अंदर 4 फ्रूट फ्लाई डाई हो जाते हैं, तो डेथ रेट निकालेंगे हम 4/40 इक्वल्स टू 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ओके, नेक्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है सेक्स रेशो। किसी पॉपुलेशन के अंदर सेक्स रेशो को देखा जाता है कि कितने परसेंट फीमेल्स है, कितने परसेंट मेल्स हैं। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1000 मेल्स हैं, और मान लो 1000 पर कितनी फीमेल्स हैं, 800 है, 900 है, या 930 है, या 950 है। तो इसी तरीके से मान लो किसी पॉपुलेशन के अंदर 60% फीमेल्स हैं एंड 40% मेल्स हैं, तो ये सेक्स रेशो है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। किसी भी पॉपुलेशन के साइज को मेजर करने के लिए या तो हम उस पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर उसके बायोमास को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को n से शो करते हैं। किसी एक डेफिनेट एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो उसकी डेंसिटी है। लेकिन कई बार ये कंपैरिजन करने के लिए हम बायोमास को भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कैरेट ग्रास, पार्थेनियम जो है उसको अगर देखें और एक बनियन ट्री को देखें, तो यहां पर बनियन ट्री सिंगल होने के बावजूद भी उसका बायोमास काफी ज्यादा है। तो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। जो एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसे हम एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं, लेकिन कई बार रिलेटिव डेंसिटी से भी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरियल पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरियल कल्चर में हम कुछ सेगमेंट को लेकर और बैक्टीरियल काउंट को पता लगाकर हम बैक्टीरियल डेंसिटी को पता लगा सकते हैं। इसी तरीके से एक पॉन्ड के अंदर हम फिश का जो नेट डालकर उसमें जितनी भी फिशेज जो ट्रैप होती हैं उसको मेजर करके हम एक पॉन्ड के अंदर कितनी फिशेज हो सकती हैं इसका एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसे हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरीके से एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हमने डिस्कस किया डेथ रेट को, बर्थ रेट को, सेक्स रेशो को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। आगे हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे एज पिरामिड्स के बारे में कि एक पॉपुलेशन जो है उसमें किस किस एज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और आने वाले समय में क्या वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी या रिड्यूस होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एज पिरामिड। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं, यानी कि जितने भी बच्चे हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे, जो अडल्ट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे, और जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आएंगे। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 3 एज ग्रुप डिवाइड कर लिए हैं। एज पिरामिड क्या है? एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट जो एज ग्रुप्स के जो पीपल हैं उनको यदि हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, उनको अगर हम प्लॉट करें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें, तो इसे हम एज पिरामिड कहते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के पॉसिबिलिटीज हैं। एज पिरामिड के द्वारा ये हम पता लगा सकते हैं कि कोई पॉपुलेशन ग्रो करेगी या डिक्लाइन होगी या स्टेबल रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, यानी कि जो बच्चों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। ओके, इसके बाद में जो अडल्ट हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी संख्या बच्चों से कम है। देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनकी संख्या और कम है। तो ऐसी पॉपुलेशन हमेशा एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो संख्या में अधिक है। तो आने वाले कुछ समय के बाद में जब बच्चे जब अडल्ट्स होंगे तो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे और वहां से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो करता है। सेकंड लेते हैं स्टेबल। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, बच्चों की संख्या और अडल्ट्स की जो संख्या है वो इक्वल है। तो इसे हम और जो बूढ़े हैं, जो ओल्ड एज पीपल है, उनकी संख्या कम है, लेकिन बच्चों की और अडल्ट्स की जो संख्या या नंबर है वो इक्वल है। तो ऐसी पॉपुलेशन ना बढ़ेगी ना कम होगी, स्टेबल रहेगी। इसके बाद में लेते हैं डिक्लाइनिंग। एक ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर बच्चों का नंबर कम है, बच्चों की संख्या कम है
और जो अडल्ट्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, वो कम हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, क्योंकि आने वाले 10 to 15 ईयर्स के बाद में जब बच्चे अडल्ट एज में आएंगे तो उनका नंबर कम होगा, तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो वहां पर रिप्रोडक्शन कम होगा, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, पॉपुलेशन रिड्यूस होगी। तो इस तरीके से एज पिरामिड्स के द्वारा हम पॉपुलेशन को समझ सकते हैं कि वो ग्रो करेगी या स्टेबल रहेगी या डिक्लाइन होगी। तो यहाँ पर 3 तरीके के एज पिरामिड दिखाए गए हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के लिए, स्टेबल पॉपुलेशन के लिए एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए।